हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सेट 2012 और 13 के दोनों ही पेपर रियल एनालिसिस का जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट। तो सबसे पहले जो पेपर हमने उठाया डिस्कस के लिए वो है सेट 2012 के अंदर पेपर नंबर 2। तो देखते हैं सेकंड पेपर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के किस किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन है वो पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इफ मोड z इक्वल्स टू 1 एंड z नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 देन ऑल वैल्यूज ऑफ z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर लाई ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है एन एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन है वाई एक्सिस, थर्ड ऑप्शन है ऑन ए सर्कल मोड z इक्वल्स टू 2 और फोर्थ ऑप्शन है ए लाइन नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि लाइन की इक्वेशन होगी लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अपने पास जो z है उनका मॉडुलस 1 है और z का मान प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। देन आपको बताना है कि ये वाला जो वैल्यू है वो कहाँ पर लाई करेंगे। तो मोड z बराबर 1, तो अगर मैं z बराबर ले लेता हूँ e की पावर आयोटा थीटा और थीटा का मान क्या नहीं होना चाहिए, थीटा नॉट इक्वल्स टू एन पाई, क्योंकि जब थीटा का मान एन पाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड का मान या तो प्लस 1 या माइनस 1। क्यों? क्योंकि जेड बराबर आयोटा थीटा मतलब क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एन पाई पर साइन तो 0 हो जाएगा, कोस का मान कितना आ जाएगा, या तो प्लस 1 या माइनस 1। ये बोला है कि जेड का मान प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज थीटा डज नॉट इक्वल्स टू एन पाई। और हम जानते हैं कि अगर मोड जेड लेते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मोड जेड का मान अगर इसका मतलब इसका मॉडुलस यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मॉडुलस का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी जो मेरे पास जेड है वो इस टाइप का गिवन है। इनडायरेक्टली इसने ये बोला है और इसको हम एक्सपेंड करके या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो जेड है वो इस टाइप का है। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास क्या गिवन है, जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर आयटा थीटा अपॉन में 1 माइनस ई की पावर 2 आयटा थीटा। स्क्वायर करते हैं तो क्या जाएगा, 2 आयोटा थीटा दिस इज इक्वल्स टू ऊपर नीचे ई की पावर माइनस आयटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ई की पावर माइनस आयटा थीटा अपॉन में ई की पावर माइनस आयटा थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा ई की पावर माइनस आयटा थीटा माइनस ई की पावर आयटा थीटा। दिस इज इक्वल्स टू, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर आयटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयटा थीटा। और हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयटा। तो इसकी जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस ऊपर लिख सकता हूँ मैं 2 आयोटा साइन थीटा और ऊपर नीचे आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा आयटा और नीचे कितना आ जाएगा, आयटा स्क्वायर, इसका मान -1 और एक माइनस ऊपर है, माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा। ये किसका मान आ गया, जेड अपॉन में 1 माइनस जेड स्क्वायर। और हम जानते हैं साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो, एन पाई, और थीटा का मान एन पाई हम ले नहीं सकते। ये इसने यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 प्लस ए आयोटा। यहाँ पर ए का मान क्या है, ए आपके पास 1 अपॉन 2 साइन थीटा। यानी मेरे पास क्या आ गई है, ये आ गई है इमेजिनरी एक्सिस। जब एक्स का मान 0 है तो मेरे पास क्या आ गई, इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि ऑप्शन सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये बोला ऑन द सर्कल मोड जेड इक्वल्स टू 2, सर्कल पे तो नहीं है, ये तो इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है सिर्फ। सर्किल तो रियल एक्सिस पे भी जाएगा। ये वो लाइन नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हम जानते हैं जो इमेजिनरी एक्सिस है वो तो ओरिजिन से पास होती है। दिस इंप्लाइज फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये ऑप्शन है ये क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने क्या किया है, पूरा समझा कर किया। अगर वैसे करें तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 14, क्या पूछा है, एट विच पॉइंट द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू, ये है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा वाई। यानी आपके पास फंक्शन दे रखा है दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई। यानी कि मैं अगर इसको लिखूँ u प्लस आइटा वी फॉर्म में तो u का मान है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर
और v का मान है 2y। पूछा है कहाँ पर एनालिटिक है, तो एनालिटिक होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा कि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और साथ में उस पॉइंट पर जहाँ पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या जिस पॉइंट पर एनालिटिक है उस पॉइंट के नेबरहुड में क्या होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि किस पॉइंट पर ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ux का मान कितना आ जाएगा 3x² और uy का मान कितना आ जाएगा 2x² x³ y। अब अगर मैं फाइंड आउट करूं vx का मान तो 0 आ गया है और vy का मान कितना आ गया है 2 आ गया। तो मैं लिखता हूं ux बराबर vy, ux यानी कि 3x² y² बराबर vy यानी कि 2, एंड साथ में क्या होना चाहिए 2x³। मैं लिखूं vx का मान कितना है 0 = 2x² y। तो यहाँ से हम देखें तो ये मान कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ये कभी 2 के इक्वल हो सकता है क्या। मेरे पास फर्स्ट बिंदु है 0 0, अगर मैं चेक करूँ इन बिंदु पे तो 0 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 0 रखूँ यहाँ पे 0 रखूँ तो 0 बराबर 2, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं 1 1 लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर 2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, यानी x का मान 0 लेते ये 0 और ये 2, ये इक्वल नहीं हो सकता है। दिस इज ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। दिस इम्प्लाइज नोवेयर एनालिटिक हो जाएगा, क्योंकि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। CR इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए ux बराबर vy और vx बराबर है -uy, ये माइनस आएगा यहाँ पर है, तो ये कभी भी इक्वल हो नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज इट इज़ नोवेयर एनालिटिक। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको CR इक्वेशन पता है क्या होती हैं तो डायरेक्ट मान ही पुट करने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन z⁴ + 2z - 1 अपॉन में z-2⁵ dz अवर mod z = 3। यानी आपको दिया गया है एक सर्कल जिसका रेडियस 3 है और सेंटर 0 0 है। तो इसके अंदर इस फंक्शन का क्या मान, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। +2z - 1 अपॉन में z-2⁵ dz, जहाँ पे करो क्या आपके पास z बराबर 3, मोड z बराबर 3। यानी एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3। तो हम जानते हैं बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या होता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(z) dz और z - a⁴n, जहाँ पे ये करो है मेरे पास क्या है गामा, गामा के अंदर a मेरे पास क्या है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, a है वो इस करो के अंदर क्या है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। देन इसका मान होता है 2πi अपॉन में यहाँ पे n+1 होता है। अगर यहाँ पे n+1 है तब तो n आ जाएगा, और यहाँ पे n है तो कितना आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, एक कम टाइम आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा डेरिवेटिव dn dz⁴n-1 किसका fz का डेरिवेटिव आ जाएगा। और इस डेरिवेटिव का मान कहाँ पे निकालेंगे, z बराबर z a पर, a है ना मेरे पास, तो a पर इसका मान निकालेंगे इस डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 1/2πi लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये आता है, मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो चाहे तो आप इस 1/2πi को यहाँ पर लिख दो, लेकिन अगर हमें इस फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं मेरे पास क्या है, ये सर्कल है 3 रेडियस का, तो 2 है वो इसके अंदर क्या है पोल है, कितने डिग्री का 5 डिग्री का। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास इसका मान, दिस इज इक्वल्स टू 5 है तो 2πi और यहाँ पर कितना आएगा जितना है उससे एक कम यानी 4 फैक्टोरियल। साथ में क्या आएगा इस फंक्शन का fz मेरे पास ये वाला है, तो fz का डेरिवेटिव करना है, कितनी बार करना है 4 बार डेरिवेटिव करना है। z⁴ प्लस 2z - 1 और किस पॉइंट पर है मान निकालना है, z बराबर 2 पर निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है मेरे पास 2। तो यहाँ से मैं लिखूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2πi अपॉन में 4 फैक्टोरियल का मान 24, दिस इज इक्वल्स टू।
अगर मैं इसका 4 बार डेरिवेटिव करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो z बराबर 2 पर मान कितना आएगा, यही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 4 फैक्टोरियल ये है और 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आइटा, यानी 2 पाई आइटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 है आपके पास, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था वो क्या था, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ऊपर वाले कंसेप्ट में क्या कंसेप्ट था, CR इक्वेशन का कंसेप्ट था, और इससे वाले ऊपर वाला क्वेश्चन 13 है, इसमें जो कंसेप्ट था कि आपको Z क्या लेके चलना है, इस टाइप का Z होगा वो लेकर चलना था। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, इफ़ FZ इक्वल्स टू 3Z की क्यूब माइनस 5Z स्क्वायर प्लस 7Z माइनस 2 अपॉन में Z माइनस 2 इंटू Z माइनस 3 एंड द पाथ ऑफ इंटीग्रल C इज ए सर्कल विद सेंटर एट ऑफ ओरिजिन एंड रेडियस R, देन द कोची थ्योरम इज अप्लीकेबल व्हेन R इज इक्वल्स टू। तो कोची थ्योरम कब अप्लीकेबल है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोची थ्योरम का स्टेटमेंट। तो क्या होती है कोची थ्योरम, कोची थ्योरम क्या बोलती है, इफ FZ इज एनालिटिक in a simply closed curve, simply closed curve C, simply closed curve C, then integration of FZ over C is equals to 0। क्या है, FZ आपके पास एनालिटिक होना चाहिए, FZ आपके पास एनालिटिक होना चाहिए, कहाँ पर है, सिंपली क्लोज कर्व C, सिंपली क्लोज कर्व C के अंदर है। देन FZ का उस कर्व C के अलोंग अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आपके पास कोची थ्योरम या कोची गुरसेट थ्योरम, इसको बोलते हैं कोची फंडामेंटल थ्योरम भी। तो ये बोला कि ये थ्योरम कब अप्लीकेबल होगी, तो ये थ्योरम अप्लीकेबल कब होगी कि उस कर्व के अंदर जो फंक्शन FZ है ये क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और मेरे पास FZ का मान कितना है, FZ का मान है 3Z स्क्वायर क्यूब, 3Z क्यूब माइनस 5Z स्क्वायर प्लस 7Z माइनस 2 अपॉन में Z माइनस 2 और Z माइनस 3। तो यहाँ पर इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसके पोल हैं वो क्या क्या हैं, Z बराबर 2 एंड Z बराबर 3 हैं, ये इसके सिंपल पोल है। क्या है, सिंपल पोल। यानी मैं एक ऐसा कर्व, ऐसा क्लोज कर्व देख लूँ जिसके अंदर ये दोनों पॉइंट नहीं आते हो। मेरे पास R का मान मैं क्या ले सकता हूँ, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, तो R का मान 2 से छोटा होना चाहिए। जब R का मान 2 से छोटा लूँगा तो उस केस में जो आपके पास ये सिंगुलरिटीज़ हैं, यानी 2 और 3 एक सिंगुलरिटी हैं, कौन सी, पोल हैं, तो ये इस कर्व के अंदर आएंगे नहीं। तो इस कर्व के अंदर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, और ये फंक्शन एनालिटिक होते ही मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी R का मान 2 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट में R का मान 1 है तो हम ले सकते हैं, यानी कि करेक्ट है। यहाँ पर 2 आ गया तो ये गलत, 4 भी गलत और 6 भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोची थ्योरम का स्टेटमेंट पता है क्या बोलती है तो आप आसानी से क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कोची थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि FZ कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन है इन सिंपली क्लोज कर्व C के अंदर, देन उस FZ का उस कर्व के अलोंग, C क्या है मेरे पास, सिंपली क्लोज कर्व है, तो इस कर्व के अलोंग जो इंटीग्रेशन का मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, बस इस फंक्शन को एनालिटिक बनाना है, यानी जो सिंगुलरिटीज़ हैं उनको उस कर्व के बाहर रखना है। बस इतना सा अपने ध्यान है तो ये क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है कि लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन में z इज इक्वल टू। तो आपसे पूछा है इस फंक्शन की z टेंस टू 0 पर लिमिट कितनी है। तो अगर मैं इस फंक्शन को u प्लस आइटा v फॉर्म में लिख लूँ तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, u और v की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं तो मैं क्या बोल दूंगा, ये फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
और आप जानते हो u क्या है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है और 2 वेरिएबल की फंक्शन की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी आती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले z बार अपॉन z, मैं ऊपर नीचे अगर z बार से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे z बार से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास, मोड z का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, z इंटू जेड बार, यानी कि मोड z स्क्वायर, ये आएगा ना। तो z बार का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, x माइनस आइटा y का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आइटा y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास u हो गया है, ये मेरे पास v हो गया। आइटा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x, तो ये फंक्शन मेरे पास अगर u और v की दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तब हम क्या बोल देंगे, इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी लिमिट L1 है और इसकी लिमिट L2 है तो u की लिमिट कितनी आ जाएगी, L1 माइनस आयोटा L2। अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं तो सबसे पहले ये लिमिट वाला कंसेप्ट ही मैंने वहाँ पर डिस्कस किया। अगर नहीं पढ़े तो जो राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से आपका ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखते हैं मेरे पास अब मेरे पास u की लिमिट निकालते हैं एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर, तो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं पाथ चूज करता हूँ y बराबर एम एक्स, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, x टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी इसकी लिमिट किस पे एग्जिस्ट कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन m, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 u एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। अगर u की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो v की लिमिट एग्जिस्ट करो या मत करो, इस फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। इस फंक्शन की 0 पे ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 के अलावा इस फंक्शन की हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ध्यान रखना ये चीज़, ये चीज़ इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस फंक्शन की 0 के अलावा हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 0 के अलावा मेरे पास फंक्शन क्या है, u एक्स वाई, मैं z की बात करूं तो फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल में, ये भी एक पोलिनोमियल है, और ये पोलिनोमियल जहाँ पर 0 होता है, कहाँ पर 0 होता है, जब x और y दोनों 0 हो, यानी 0,0 को छोड़ के ये पोलिनोमियल कहीं भी 0 नहीं हो रहा। तो हम जानते हैं कि दो पोलिनोमियल का जो डिवीजन है वो भी मेरे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये अगर कॉन्टिन्यूस है, पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, इन दोनों का फ्रैक्शन है वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। या हम बोलो इन दोनों का डिवीजन है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। वो सिमिलरली ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों का जो डिवीजन है वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सिर्फ समस्या कहाँ पर है, 0 0 पर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको 1,1 पॉइंट पे चेक करोगे, अगर आप ये पाथ ले रहे हो y बराबर mx तो गलत है। क्यों, क्योंकि जब भी हम लिमिट चेक करते हैं किसी पॉइंट पर है तो उस पॉइंट से गुजरने वाले पाथ लेते हैं, ये नहीं कि हर जगह y बराबर mx ले लें। अगर मैं पॉइंट 1,0 लेता हूँ तो इस पॉइंट से पास ही नहीं हो रहा, ये पाथ मैं नहीं ले सकता हूँ, उस पॉइंट से पास होने वाले जो भी पाथ है वही लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला फंक्शन 0 के अलावा, z का मान 0 के अलावा कोई भी ले लो, हमेशा ही इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट 2 की पावर माइनस n अपॉन में 1 प्लस आइटा इंटू एन स्क्वायर इंटू जेड की पावर n। तो आपके पास पावर सीरीज गिवन है, इसका मैं nth टर्म लिखूं तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर माइनस n अपॉन में
1 प्लस आयोटा एन स्क्वायर इंटू जेड की पावर एन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, आरओसी। आरओसी फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूले होते हैं तो आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर सिर्फ ये फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो क्या होता है आरओसी का फॉर्मूला, 1/r इक्वल्स टू, एक तो होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मोड ए एन की पावर 1/n, या अगर u है तो un की पावर 1/n। और दूसरा फॉर्मूला है आपके पास रेशियो टेस्ट या अडामा टेस्ट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आता है un+1 अपॉन में un का मॉडुलस। यहाँ पर मोड आता दोनों जगह, ये ध्यान रखना। तो या तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करो या इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब पूरे की पावर जो आपके पास un है उसकी पावर n फॉर्म का हो, तब तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल्स टू मोड लेंगे किसका, un+1 यानी 2 की पावर -1 आ जाएगा। n की जगह क्या पुट करना है, n+1, लेकिन बार माइनस है तो -n-1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा n+1 का होल स्क्वायर इंटू अपॉन में un करना है, तो un अपॉन में करूँ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर माइनस। ये तो आप आराम से कर सकते हैं ना, वैल्यू पुट करनी सिंपल। और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर बचेगा 2 की पावर -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। अब इसको मोड से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, और बचेगा 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आयोटा n+1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, हम जानते हैं क्या कि मोड ऑफ a/b का मान होता है मोड a अपॉन मोड b। दिस इज इक्वल्स टू मोड 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आयोटा n+1 का स्क्वायर का मॉडुलस, इसका भी मोड आ जाएगा। और a प्लस आयोटा b का मॉडुलस का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होता है। तो इसको हम करते हैं मॉडुलस को सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और इसका स्क्वायर n की पावर 4 का अंडर रूट, और दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस n+1 की स्क्वायर का स्क्वायर 4 का अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो 1/2 तो एज इट इज, n की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास इसकी लिमिट अगर आप फाइंड आउट करो तो कितना आएगा मान, 1 आ जाएगा। ये लिमिट तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसका मान कितना आएगा, 1/2 किसका, 1/r का। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि 1/2 आता ही ऑप्शन क्या हो जाता है 1/2, यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें क्या चाहिए, r का मान, तो r का मान आ जाएगा 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था ROC यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। तो ये ROC का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट था छोटा सा। अगर आपने ये वाला चीज़ कर ली है, ये फॉर्मूले, तो आपका क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है, द इमेज ऑफ इमेजिनरी एक्सिस इन जेड प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पूछा है कि जेड प्लेन आपके पास ये है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो आपको बताना है कि इस W बराबर E की पावर Z के अंदर इस वाई एक्सिस की जो इमेज आएगी वो क्या होगी, इसकी इमेज पूछी है। तो W बराबर E की पावर Z में इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस का मतलब क्या है, y, ये तो होगा ना। Z बराबर आपके पास क्या है 0 प्लस आयोटा वाई, Z किस फॉर्म का है 0 प्लस आयोटा वाई फॉर्म का है। तो हम रखते हैं यहाँ पर W इक्वल्स टू E की पावर Z का मान कितना आ जाएगा आयोटा वाई, और हम जानते हैं कि जब मोड लेंगे दोनों तरफ तो इसका मान कितना आ जाता है मोड E की पावर आयोटा वाई, और इसका मान इतना है 1। थोड़ी देर पहले देखा था हमने E की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस का मान कितना होता है, हमेशा ही 1 होता है। क्यों होगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, और उसका मॉडुलस लेंगे तो कोस स्क्वायर
वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट, और कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मॉडुलस ऑफ डब्लू का मान मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसकी इमेज क्या आ गई है, यूनिट सर्कल। ये क्या होता है, यूनिट सर्कल। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन पैराबोला नहीं है, हाइपरबोला भी नहीं है, केवल एनी सर्कल। एनी सर्कल नहीं है तो फिक्स है, यूनिट सर्कल है। तो ऑप्शन फोर्थ है ये करेक्ट हो जाएगा, और थर्ड है वो गलत हो जाएगा। यूनिट सर्कल में तो ये भी आ जाएगा, यूनिट सर्कल में तो ये भी आ जाएगा, ये तो मेरे पास नहीं है। क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ़ ए ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, ट्रांसफॉर्म द यूनिट सर्किल इन द W प्लेन। यूनिट सर्किल W प्लेन में क्या होगा, W इक्वल्स टू 1 इनटू ए स्ट्रेट लाइन इन द जेड प्लेन। जेड प्लेन में कहाँ पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, यानी W बराबर 1 को एक ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी कहाँ पे मैप करता है, एक स्ट्रेट लाइन में। इस प्रकार की कोई भी एक स्ट्रेट लाइन। तो आपको बताना है कि जो W गिवन है यहाँ पे ए बी सी डी है, इसके अंदर क्या कंडीशन होगी, ए बी सी डी में क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में है, तो एक चीज़ आप जानते हो छोटी क्लास से, क्या पढ़ा आपने, 12th क्लास में पढ़ा होगा कि z माइनस Z1 अपॉन में z माइनस Z2 इक्वल्स टू के। ये किसको बताता है, ये बताता है सर्कल विच इनवर्स पॉइंट्स आर Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट हैं इस किसी सर्कल के, तो उस सर्कल को ये बताता है। और इनवर्स पॉइंट आप जानते हो क्या होता है, अगर ये सर्कल का सेंटर C है और इसकी रेडियस R है, तो अगर मेरे पास ये पॉइंट कोई P है और ये पॉइंट मेरे पास Q है, तो CP इंटू CQ का मान अगर R स्क्वायर है, R क्या है सर्कल की रेडियस, तो हम क्या बोलते हैं, P और Q हैं वो क्या हैं, इनवर्स पॉइंट हैं इस सर्कल के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। लेकिन यहाँ पर K का मान क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर इसका मान 1 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हालांकि स्ट्रेट लाइन एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये सर्कल है, और z माइनस Z1 अपॉन में z माइनस Z2 इक्वल्स टू 1, ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या आपके पास एक सर्कल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं मुझे क्या गिवन है कि मोड W का मान 1 है, तो यानी मोड ऑफ W कितना हो जाएगा, ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी। और इसको क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो यानी मुझे इस फॉर्म का बनाना है, यानी z का मान जो कोफिशिएंट है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू a। तो मेरे पास क्या बचेगा, z प्लस बी बाई ए, और यहाँ से मैं c कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, z प्लस डी बाई सी का मॉडुलस। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, मोड a इंटू बी का मान कितना होता है, मोड a इंटू मोड बी। दिस प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड a बाई मोड c, दिस इज इक्वल्स टू z प्लस बी बाई ए और z प्लस डी बाई सी का मॉडुलस। इसका मान कितना है, 1 है। मोड W मान कितना है, 1 दे रखा अपने को, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो इसका मान कितना दे रखा, 1 दे रखा। मोड W का मान 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख सकता हूँ क्या, z प्लस बी बाई ए अपॉन में z प्लस डी बाई सी, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c बाई ए। कितना आएगा, c बाई ए। और हम जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन को कब बताता है, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन को कब बताता है, जब k का मान कितना होना चाहिए, k का मान 1 होना चाहिए। k मेरे पास कितना है यहाँ पर, c बाई ए, यानी कि c बाई ए का मान, मोड का मान 1 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज मोड c बराबर मोड ए। जब मोड c बराबर मोड a आ जाएगा तो उस केस में मेरे पास ये मोड
W+1 है, ये कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे हो जाएगा। तो मोड C बराबर ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस मोड W बराबर 1 को इस ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है और इसकी इमेज क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो मैंने मोड W1 बराबर 1 रखा, W मेरे पास ये गिवन है, इसका मॉडुलस किया और इसको 1 के बराबर रखा। और हम जानते हैं कि इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हम जानते हैं कि ये वाली फॉर्म एक स्ट्रेट लाइन को कब बताएगी, ये वाली ले लेते हैं जब k का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। और जैसे मैंने 1 रखा यानी C/A का मोड 1 होना चाहिए, यानी मोड A बराबर मोड C होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21, ये मेरे पास आगे कुछ के आगे हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपके 20 नंबर तक क्वेश्चन थे वो कॉम्प्लेक्स के थे। तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 और 13 से लेकर 20 तक, यानी कि 8 क्वेश्चन हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थे। और हमने प्रत्येक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ आराम से समझा है। अगर आपको ये कंसेप्ट भी ध्यान में है कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन है वो सोल्व कर दोगे। अगर आप रटने बैठ गए हो तो हर क्वेश्चन रटा नहीं जाएगा। हालांकि बहुत साथी बोलते हैं कि ये भी रट लो, ये उत्तर रट लो, रटना पड़ेगा। मुझसे तो कोई क्वेश्चन रटा नहीं जाता। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो लेंथी टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल या स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको हम ध्यान रख सकते हैं, उत्तर याद रख सकते हैं। जो तो काफ़ी लेंथी है और हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड है, जैसे ABCD के फॉर्म में है, तो वहाँ पर ABCD में क्या एक रिलेशन आता है, उनको याद रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं हम हर चीज़ रटने लग जाएं। कंसेप्ट को समझना है। जब तक मैथमेटिक्स में आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे। बन भी जाओगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपको कंसेप्ट भी नहीं पता तो आप अपने जो स्टूडेंट हैं उनको क्या पढ़ाओगे फिर। तो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हमें टाइम लग सकता है, अभी काफ़ी टाइम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हालांकि सेट के लिए आप कुछ समय के लिए कुछ फॉर्मूलों को ध्यान में रख सकते हो, याद कर सकते हो अगर याद नहीं हो रहे हैं तो। लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो थोड़ा समय देके कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो 2013 का पेपर सेकंड है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।